ये एक जंगल की कहानी है, डरावनी और रहस्यों से भरी, जहां एक फायर लुकआउट की नौकरी के दौरान सामने आए कुछ ऐसे राज जो हमेशा छिपाए गए थे। काफी क्रीपी है और आपको जरूर पसंद आएगी। चलो कहानी शुरू करते हैं। I took a job as a fire lookout in the middle of the woods. I found a strange set of rules to follow, written by Squishy Cabbage from No Sleep. मेरी डिवोर्स के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। एक नई शुरुआत करने के लिए मैं एक नए शहर के एक घटिया अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। कोई ठीक नौकरी नहीं, कोई पालतू, कोई बच्चे और जाहिर है कोई पत्नी भी नहीं। दुनिया से कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं। मैं बस एग्जिस्ट कर रहा था। मैं लगातार किसी भी मिलने वाली नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था और आखिरकार मुझे एक घटिया कैफे में घटिया लोगों को घटिया कॉफ़ी परोसने की नौकरी मिल गई। मैं ऊब चुका था और दुखी था, और हालांकि मैंने हाल ही में दूसरे शहर में शिफ्ट किया था, मुझे एक और ड्रास्टिक बदलाव की ज़रूरत थी। और अब जैकपॉट लग गया। उन सभी रैंडम एप्लीकेशंस में से एक फायर लुकआउट की थी, जंगल के बीचों बीच बिना किसी अनुभव के। हाँ, एक फायर लुकआउट। वो लोग जो आइसोलेटेड रहते हैं, जंगल के बीच 70 फुट ऊंचे टावर पर आग पर नजर रखते हैं और कैंपर्स की शिकायत करते हैं। मुझे याद है कि मैंने यह एप्लीकेशन इसलिए भरी थी क्योंकि इसमें लिखा था कि पोजीशन करंटली फिल्ड है, लेकिन वे अगर अचानक खाली हो जाए तो के लिए एप्लीकेशन ले रहे थे। मैंने सोचा था वियर्ड, लेकिन फिर भी अप्लाई कर दिया और अब मुझे नौकरी मिल गई। एक ग्रफ आवाज वाले आदमी, मार्क, ने फोन करके मुझे सैलरी बताई और कहा कि मुझे समर के अंत तक यानी लगभग 2 महीने टावर में रहना होगा। उसने यह भी कहा कि मुझे इमीडिएटली शुरुआत करनी होगी और अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो कल से शुरू हो जाऊंगा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो यह मेरी नई शुरुआत। मैंने अपनी कार को आखिरी संभव पॉइंट पर पार्क किया है और अब मुझे टावर तक हाइक करना होगा। अभी सुबह के 8 बजे से थोड़ा ही ऊपर हुए हैं और मार्क ने कहा था कि हाइक में लगभग 4 घंटे लगेंगे, तो मैं अभी चल रहा हूँ। लंच तक पहुँचने की उम्मीद में मार्क ने आश्वासन दिया था कि टावर पर खाने का पूरा स्टॉक होगा। मेरा नया घर और मैं नज़दीकी टावर को रेडियो करके वहाँ के कामकाज की जानकारी ले सकता हूँ। समर की सुबह के लिए ठंड है, लेकिन मैं हाइक के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ के जंगल अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाने जाते हैं, जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अभी टावर पर पहुँचा हूँ, दोपहर के 1 बजे से थोड़ा ऊपर। हाइक चैलेंजिंग थी, लेकिन रास्ता आसान था क्योंकि साइन पोस्टेड और क्लियर ट्रेल थी। टावर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है, लगभग 100 फुट ऊंचा, 4 स्टिल्स पर बना हुआ, जिसके ऊपर एक हट है और बाहर की तरफ एक वाइंडिंग स्टेयरकेस। टावर के बगल में एक आउट हाउस और स्टोरेज यूनिट है जहां शायद खाने का सामान रखा होगा। मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगा। पहले अपना रक्सैक रखकर हट में जाता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ना हेल था, थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन एडजस्ट कर लूंगा। हट छोटा है, बाहर की तरफ बैल्कनी है। अंदर एक बिस्तर, एक बड़ा रेडियो, एक टेबल पर नक्शा, कुछ किताबें, टूल बॉक्स, एक छोटा पोर्टेबल रेडियो, लैंप, बाइनोक्यूलर्स और फ्लैशलाइट है। हट के चारों तरफ खिड़कियां हैं, तो अंदर से मुझे चारों तरफ फैले जंगल दिख रहे हैं। क्रीपी है, लेकिन समझ आता है मैं आग पर नजर रखने के लिए ही तो यहाँ हूँ। मैंने अपना रक्सैक रखा और मार्क की बात याद आई कि नज़दीकी टावर को रेडियो करके डायरेक्शन लेनी है, तो मैंने किया। हेलो, कोई है? मैंने रेडियो को संभालते हुए पूछा। अरे तुम नए वाले हो ना? मैं एलिसन हूँ। स्टैटिक में एक चिरपी आवाज़ आई। मैं तुम्हारे जंगल के हिस्से पर नज़र रख रही थी जब तक तुम यहाँ पहुँचे, लेकिन दूर तक ठीक से दिखाई नहीं देता, तो खुशी हुई कि तुम आ गए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मैं नया हूँ, ऑस्कर। मैंने रेडियो किया। मार्क ने कहा था कि तुम मुझे लोडाउन दोगी। दे सकती हो। खैर, तुमने रेडियो चलाना तो सीख ही लिया, यह अच्छी शुरुआत है। टॉयलेट टावर के नीचे है और खाने का स्टॉक भी, जिसे हफ्ते में एक बार मार्क या उसका बेटा रिस्टॉक करते हैं। काम की बात करें, तुम्हें रात में कैंपर्स पर नजर रखनी है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई आग न लगाए, एलिसन ने कहा। साथ ही रास्ते साफ हैं या नहीं ये भी देखना है, लेकिन ये सब हैंडबुक में है जो तुम्हारी टेबल पर होगी। उसे पढ़ लेना। धन्यवाद एलिसन।
मैं कोशिश करता हूँ और तुम्हें अपडेट देता हूँ। मैंने एंथुजियास्टिकली जवाब दिया। अगर कोई सवाल होगा तो रेडियो करूँगा। कोई जवाब नहीं आया। कूल, वो प्लेजेंट लग रही है। मैंने हैंडबुक उठाई और पलटने लगा। इसमें वही सब लिखा था जो उसने बताया था, बस टेक्निकल टर्म्स में। लेकिन मैं इसे अच्छे से पढ़ूंगा ताकि काम ठीक से कर सकूं। जैसे ही मैं पन्ने पलट रहा था, हैंडबुक से एक कागज़ का टुकड़ा नीचे गिरा। यह लाइन पेपर था जिस पर ब्लू इंक में हाथ से लिखा हुआ था। हैंडराइटिंग बेतरतीब थी, लगभग फ्रैंटिक। कागज़ पर लिखा था, स्माइलिंग लेडी से बचने के नियम। 1. अगर तुम जंगल में किसी औरत को मैनिक स्माइल के साथ देखो तो उसके पास मत जाना या ध्यान न देना, तुरंत टावर पर वापस आ जाना। 2. अगर तुम्हारा रेडियो बजे और वह तुम्हारे नज़दीकी टावर के अलावा कोई और हो तो उसका जवाब मत देना, चाहे तुम कुछ भी सुनो। 3. अगर तुम रात 1 बजे से 4 बजे के बीच किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनो तो इग्नोर करना। 4. रात में हमेशा लैंप जलाकर सोना। अगर वह फ्लिकर करने लगे तो तुरंत मेन लाइट चालू कर देना और सुबह तक जलाए रखना। अगर लैंप पूरी तरह बंद हो जाए इससे पहले कि तुम मेन लाइट चालू करो तो बिस्तर के नीचे छुप जाना और सुबह तक वहीं रहना। 5. रात में अगर तुम्हें कोई टावर की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत मेन लाइट चालू कर देना। अगर वह ऊपर पहुंच जाए और तुमने अभी तक लाइट नहीं जलाई तो बहुत देर हो चुकी होगी। 6. अगर तुम उठो और स्माइलिंग औरत को खिड़की से तुम्हें घूरते हुए देखो तो चादर ओढ़कर ब्रेथ होल्ड करना। वह हट में आएगी और तुम्हें महसूस होगा कि वह तुम्हारे ऊपर हॉवर कर रही है। सांस मत लेना, यह कुछ ही सेकंड्स के लिए होगा। जब तुम्हें लगे कि वह चली गई है तो मेन लाइट चालू कर देना। 7. अगर तुम्हें कभी भी स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई दे, चाहे वह हट पर हो या आउट हाउस पर, तो सभी रेडियोस बंद कर देना और चादर के नीचे छुप जाना जब तक स्क्रैचिंग बंद न हो जाए। 8. अगर तुम रात में किसी कैंप फायर की जांच करने जाओ और वहां पहुंचकर किसी औरत की चीख सुनो तो तुरंत टावर की तरफ भागना। 9. अगर कभी तुम टावर पर वापस आ रहे हो और तुम्हें लगे कि कोई और अंदर है तो भागना। अगले टावर तक दौड़ते रहना, पीछे मत देखना, वह तुम्हारा पीछा कर रही होगी। जस्ट जोक्स, क्या बकवास है। क्या यह कोई सिक क्रीपी जोक है? मैंने एलिसन से इन अजीब नियमों के बारे में पूछने के लिए रेडियो उठाया, लेकिन मैं वो नया आदमी नहीं बनना चाहता जो प्रैंक में फंस जाता है और क्रीप्ड आउट होने पर मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। इसकी बजाय मैं एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, खाना खाऊंगा और सेटल हो जाऊंगा। गुड नाइट ड्यूड। मैं अपनी पहली रात को सोने ही वाला था कि एलिसन ने रेडियो किया। मैं स्टार्टल्ड होकर उठा और जल्दी से जवाब दिया, नाइट एलिसन, आज की मदद के लिए धन्यवाद। मेरा पहला दिन खत्म हो चुका था। खाने के बाद मैंने जंगल को एक्सप्लोर किया और रास्ते साफ करने वाले मशेटी से परिचित हुआ, जो स्ट्रेस रिलीफ के लिए बढ़िया था। मैंने जंगल के कुछ कानूनों और नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में भी पढ़ा। एलिसन कभी कभी चेक इन करती रही, लेकिन मैंने उन अजीब नियमों का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब मैं पूरी तरह जाग गया था, शायद एलिसन के रेडियो से हुई फ्राइट की वजह से। मैं बिस्तर से उठा और चारों तरफ देखा, सिवाय जंगल के कुछ नहीं दिखा। अंधेरा और क्रीपी था, लेकिन अंधेरा अच्छी बात थी। कोई आग नहीं। मुझे पता था कि रात में दूसरे वॉचर्स होते हैं क्योंकि रात में आग जल्दी दिख जाती है, लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं खुद आग देखूं तो क्या करना है। थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, खाना खाऊंगा और सेटल हो जाऊंगा। मैं बिस्तर पर वापस लेट ही रहा था कि मुझे स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई दी। स्ट्रेंज है, लेकिन शायद स्टोरेज बॉक्स के पास कोई जानवर है जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने लैंप बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी स्क्रैचिंग तेज हो गई, जैसे कोई एक्साइटेड हो गया हो। मैंने हाथ वापस खींचा और स्क्रैचिंग धीमी हो गई। वियर्ड। और भी वियर्ड यह कि स्क्रैचिंग में एक रिदम थी। तभी मेरे दोनों रेडियोज ने हाई पिच्ड नॉइस करना शुरू कर दिया। ये क्या बकवास है। शिटिंग माई सेल्फ। मैं बिस्तर से कूदा और पोर्टेबल रेडियो बंद किया। जैसे ही मैं बिग रेडियो को बंद करने लगा, मुझे वह लिस्ट ऑफ रूल्स याद आई। क्या स्क्रैचिंग के बारे में कुछ लिखा था? ओह शिट, मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई चांस नहीं ले रहा। मैंने जल्दी से लिस्ट पकड़ी। नियम 7, अगर तुम्हें कभी भी स्क्रैचिंग सुनाई दे तो सभी रेडियोस बंद कर देना और चादर के नीचे छुप जाना जब तक स्क्रैचिंग बंद ना हो जाए। मैंने बिग रेडियो बंद किया
और चादर के नीचे छुप गया। ये क्या चुड़ैलबाजी है? स्क्रैचिंग अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन करीब आ रही थी, जैसे अब वह हट के दरवाजे पर हो। वीक थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजे को लाइटली खरोंच रहा हो। मैं हिला भी नहीं। ये क्या है? अगली सुबह मैं चादर के नीचे ही सो गया था। स्क्रैचिंग बंद हो गई थी, लेकिन मैंने चादर से बाहर नहीं निकला। थकान ने आखिरकार जीत लिया। अब जब मैं सोचता हूँ तो स्टूपिड महसूस करता हूँ। मैं जंगल में हूँ, यहाँ ढेर सारे जानवर हैं और रेडियोस पर किसी भी तरह का फीडबैक आ सकता है। शायद पहली रात एडजस्ट करने में सबसे मुश्किल होती है, 100 फुट ऊपर अकेले जंगल के बीच में। वेल, आज का दिन बेहतर होगा, बाकी रातें लेस इवेंटफुल होंगी यकीनन। मैं कल रात की उस खरोचने की आवाज़ के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या थी? कोई जानवर ही होगा, है ना? फक, मुझे उम्मीद है कि वो कोई जानवर था। मैं उस लिस्ट के बारे में भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन यार ये मुश्किल है। मैंने उसे अपने साथ रख लिया है बस केस में। हालांकि ऐसा करना थोड़ा बेवकूफ़ी लगती है, शर्तिया ये कोई प्रैंक है। मेरा सिर्फ दूसरा दिन है और मुझे पहले ही डराया जा रहा है। मेरा दिमाग इधर उधर भटक रहा है। खैर, अभी मैं पेट्रोल पर हूँ, कुछ रास्तों पर चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई कैंपिंग तो नहीं कर रहा। अंधेरा होने वाला है तो मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ। मैं अभी उस मोड़ पर पहुंचा ही था जो मुझे टावर की तरफ ले जाता है, तभी मुझे एक कैंप साइट दिखाई दी। ये लो, मेरा पहला असली टास्क, कैंपर्स को बताना कि उन्हें पैक करके जाना होगा। यह एरिया सिर्फ हाइकिंग के लिए है। मैं वहां पहुंचा, वही लाल पीला टेंट, वही सूखा हुआ फायर पिट। हेलो, मैंने आवाज लगाई, आप यहाँ कैंप नहीं कर सकते, यह सिर्फ हाइकिंग के लिए है। सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। मैं टेंट के पास गया, फायर पिट की तरफ ध्यान देते हुए। अगर कोई टेंट से बाहर कूदा तो? मैं कितना डरपोक हूं। मैंने फिर से पूछा, हेलो, कोई है? कुछ नहीं। तभी मुझे अजीब सा लगा, कुछ ऑफ था। समझ नहीं आ रहा, बस फील हो रहा था। शायद कैंपर हाइक पर गया होगा और वापस आएगा, लेकिन अंधेरा होने वाला था, जो मुझे चिंतित कर रहा था। वेट, उस लिस्ट में इसके बारे में कोई रूल था? मैंने जेब से लिस्ट निकाली और जल्दी से देखा। हाँ, मिल गया। नियम 8, अगर तुम रात में किसी कैंपफायर की जांच करने जाओ और वहां पहुंचकर किसी औरत की चीख सुनो तो तुरंत टावर की तरफ भागना। ठीक है, यानी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कोई चीख नहीं सुनी, बस एक खाली कैंप साइट है, जलता हुआ फायर भी नहीं। मैंने एलिसन को रेडियो किया, एलिसन सुनो, यहाँ एक कैंप साइट है, कोई आग नहीं, लेकिन लोग भी नहीं है, क्या करूँ? कहाँ है? एलिसन ने तुरंत जवाब दिया। मैंने मैप देखकर कोऑर्डिनेट्स बताए। अंधेरा इतना हो चुका था कि फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। मिल गया, ये मेरे जोन के किनारे पर है, मैं अभी वहां आती हूँ। तुम टावर वापस चले जाओ। ठीक है, एलिसन ने कहा। ठीक है, तुम सुनिश्चित हो? मैंने पूछा। हाँ, वापस जाओ, सेफ रहो। ठीक है, वह प्रो है। वापस पहुंचकर उससे पूछूंगा कि क्या हुआ। मैं लगभग 30 मिनट चल चुका था, टावर के करीब पहुंच ही रहा था कि मुझे एक साफ रास्ता दिखाई दिया जो पेड़ों के अंदर जाता था। अजीब है, मुझे याद नहीं कि मैंने इसे मैप पर देखा हो। शायद सुबह नज़रअंदाज कर दिया होगा, कल चेक करूंगा। मैं टावर वापस पहुंचा और डेस्क पर बैठकर उन नियमों को घूरने लगा। मैंने एलिसन से उनके बारे में नहीं पूछा था और नहीं पूछूंगा जब तक कुछ और वियर्ड ना हो। आज वाला केस तो इतना अजीब भी नहीं था, बस एक खाली कैंपस साइट। लिस्ट में बताई गई औरत की चीख तो नहीं सुनी। मैं लगभग 20 मिनट तक नियम पढ़ता रहा, तभी रेडियो बजी। हे ऑस्कर, मैंने उस कैंपर को डील कर दिया। वह कहता है कि वह पेड़ों के पीछे पॉटी कर रहा था और उसे पता नहीं था कि यहाँ कैंपिंग मना है। एलिसन ने बताया, वह शायद तब टॉयलेट में था जब तुम वहाँ थे। मैं उसे उसकी कार तक छोड़ रही हूँ। सब ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, मैंने जवाब दिया, गिल्टी फील करते हुए कि उसे इतनी दूर जाना पड़ा। मैं बिस्तर में घुस गया। अगली दोपहर, कल रात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं अब ज़्यादा सेफ फील कर रहा हूँ और आज वह लिस्ट टेबल पर ही छोड़ दी है। सुबह से बस खा रहा हूँ, लगता है चलने फिरने की वजह से भूख बढ़ गई है। टावर से जंगल को देखना पीसफुल है। अभी शाम के राउंड्स के लिए जाना है, लेकिन पहले मैं उस अनदेखे रास्ते को चेक करना चाहता हूँ जो मैप पर नहीं था। मैं जल्दी ही वहां पहुंच गया। यह काफी करीब था और हाँ, यह रास्ता बिल्कुल क्लियर था।
जैसे इसे मेंटेन किया गया हो। मैं आगे बढ़ा। ज्यादा उम्मीद नहीं थी। थोड़ा नीचे की ओर ढलान थी, लेकिन चलने में मुश्किल नहीं। लगभग 5 मिनट चलने के बाद मुझे रास्ते का अंत दिखाई दिया। बस अंत। यह रास्ता कहीं नहीं जाता, बस पेड़ों की एक दीवार। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी मैंने उसे देखा। एक छोटा लाल रुमाल पास के पेड़ की डाली पर बंधा हुआ। दिलचस्प। मैं उसके पास गया और जैसे ही नज़दीक पहुंचा, मुझे दूसरा रुमाल दिखाई दिया, थोड़ा और अंदर, और उसके पीछे एक और। ओ फक, क्या मैं इन्हें फॉलो करके किसी सीरियल किलर के ट्रैप में फंसने वाला हूँ? मानो खुद को साबित करने के लिए मैं उन्हें फॉलो करने लगा। मैं 5 रुमाल पार कर चुका था, सभी सादे लाल, बिना किसी निशान के। अगला रुमाल जमीन पर पड़ा था, बाकी सभी डालियों पर थे। इसके आगे कोई नहीं दिखा। अजीब है। मैंने आखिरी रुमाल उठाने के लिए झुकाया। ये क्या? ये किसी लकड़ी की चीज से बंधा हुआ है, भारी सा। मैंने जोर लगाया और मिप्पी हटते ही एक छोटा सा बंकर सामने आया। यह तो कमाल का है। यह लगभग 10 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ा है। जहां से दरवाजा उठा था, वहां दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। मैंने अंदर फ्लैशलाइट डाली। नीचे एक स्लीपिंग बैग और एक कैमरा पड़ा था। बस मैं नीचे उतरा। सीढ़ी मजबूत थी, अच्छी बनी हुई। पूरा बंकर काफी साफ सुथरा था, पर सिर्फ एक स्लीपिंग बैग और कैमरा। कैमरे में चार्जर लगा था, लेकिन वो दीवार में नहीं बल्कि खुद कैमरे में प्लग्ड था, क्योंकि ये एक बंकर है। यहाँ सॉकेट कहाँ से आएगा? मैंने कैमरा उठाया और ऑन करने की कोशिश की। डेड। ये मॉडर्न कैमरा था, स्क्रीन वाला, जिस पर तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन लेंस टूटा हुआ था। इसका काम खत्म। मैं इसे टावर पर चार्ज करूंगा। जानने को मर रहा हूं कि इसमें क्या है। वापस जाकर एलिसन को रेडियो करूंगा, नहीं तो वो जान जाएगी कि मैंने राउंड्स लेट शुरू किए हैं। तुम सच में यकीन नहीं करोगे, कल वाला कैंपसाइट वापस आ गया है। यहां तक कि ऐसा लगता है जैसे वह कभी गया ही नहीं। वही लाल पीला टेंट, वही जगह। बस फर्क यह है कि अब फायर जल रहा है। गुस्से में मैंने सोचा कि इसे खुद डील करूंगा और एलिसन को गुड न्यूज़ दूंगा कि मैंने इसे हैंडल कर लिया। मैं टेंट के पास पहुंचा और उसका कवर खींचने लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वह डर जाए, उसे यहां नहीं होना चाहिए। मैंने कवर खोला। वेट, क्या? टेंट में कुछ भी नहीं है। कोई इंसान नहीं, कोई स्लीपिंग बैग नहीं, कोई बैग नहीं, बस मिट्टी। पीछे फायर जल रहा था और मैंने उसकी रोशनी में पेड़ों की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने जल्दी से फायर को लात मारकर बुझाया और बचा हुआ पानी डाल दिया। मैंने खुद को पूरी तरह अंधेरे में डुबो दिया। फायर बुझ चुका था। मैं फ्लैशलाइट जमीन पर ही रखे हुए था, क्योंकि मैं फायर के पार के पेड़ों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने एलिसन को रेडियो करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक खौफनाक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया पेड़ों के पीछे से। होली शिट! ये चीख ऐसी थी जैसी मैंने कभी सोची भी नहीं थी। दर्द और गुस्से से भरी एक काली शक्ल पेड़ों से निकलकर मेरी तरफ दौड़ी। मैंने सिर्फ इतना देखा कि वह एक औरत थी, लंबे बाल, हाथ हवा में लहराते हुए। मैं भागा जंगल के रास्ते पर, जिसे मैं अभी जानता हूं। वह अभी भी चीख रही थी मेरे पीछे। मैंने तेज मोड़ लिया और खुद चीखने लगा, पर मैं अपनी चीख भी नहीं सुन पा रहा था। टावर दिखने लगा। ऊपर हट की लैंप की रोशनी मुझे उम्मीद दे रही थी। मैं सीढ़ियों तक पहुंचा, पूरी ताकत से ऊपर भागा। वह मेरे पीछे थी। मैंने दरवाजा बंद किया। चीखें अचानक बंद हो गईं। मैं दरवाजे से सटकर खड़ा था, फ्लैशलाइट को हथियार की तरह पकड़े हुए। चुप्पी डरावनी थी। कम से कम चीखें सुनकर पता चलता कि वह कहाँ है। 1 घंटा बीत चुका है। चीखें बंद हुए, तब से कोई आवाज नहीं आई। एड्रेनालाइन कम हो गया है, लेकिन मैं अभी भी खौफ में हूँ। मैं अब एलिसन को रेडियो करने वाला हूँ। अगर यह कोई प्रैंक है तो ये फक्ड अप है। हालांकि अपने ही फायदे के लिए मैं चाहूंगा कि यह प्रैंक ही हो। मैंने रेडियो ऑन किया। एलिसन, मैंने घबराकर पूछा। एलिसन, जवाब दो। लगभग 1 मिनट की चुप्पी के बाद एक कर्कश आवाज सुनाई दी। मुम 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 मुम। ये एलिसन नहीं है। मुम मुम एक औरत की आवाज थी, दर्द में। क्या वह चीज जो मेरे पीछे भागी थी एलिसन तक पहुंच गई? मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी रेडियो पर फिर से आवाज आई, जो कराहने जैसी शुरू हुई। वह चीख में बदल गई। वही चीख जो मेरे सपनों में हमेशा के लिए घर कर जाएगी। वह मेरे रेडियो पर चीख रही थी। मैंने उसे बंद कर दिया।
गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसी रात बीती? अगली सुबह एलिसन ने चहकते हुए पूछा। एलिसन, मैंने थके हुए स्वर में कहा, पिछली रात की नींद हराम होने के बाद ये लिस्ट जो मुझे मिली है, यह क्या बकवास है? कौन सी लिस्ट? एलिसन ने रेडियो पर जवाब दिया। मैंने सब कुछ समझाया। वह लिस्ट, खरोंचने की आवाज और कल रात वह पागल राक्षसी औरत जो मेरे पीछे भागी थी। एलिसन ने गहरी सांस ली, जैसे कह रही हो ये फिर से शुरू हो गया। ये पहले भी हो चुका है। असल में तुम्हारे टावर पर जितने भी लोग आते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, एलिसन ने कहा। मैं अब कुछ भी मानने को तैयार नहीं। पहले मैं सोचती थी कि लोग अकेलेपन से पागल हो जाते हैं, मतलब मैंने कभी कुछ देखा नहीं। लेकिन हार्वी के बाद और अब तुम, सिर्फ 4 दिन में, मैं समझ नहीं पा रही कि मानूं या नहीं। हार्वी? मैंने पूछा। वह कौन था? तुमसे पहले वाला आदमी। वह तुम्हारे टावर में 1 साल से ज्यादा रहा, कभी छुट्टी पर नहीं गया, एलिसन ने बताया। वह मजबूत आदमी था, हाथ से काम करने वाला। उसके पास हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता रहता। आखिरी दिनों में कभी कभी मैं उससे दिनों तक बात नहीं कर पाती। शायद वह पूरी रात टावर से बाहर रहता, पता नहीं कहाँ जाता था। आखिरी दिनों में मैंने पूछा। मैं इससे आगे नहीं बढ़ने वाला था। हाँ, वह गायब हो गया। मार्क को लगता है कि वह भाग गया। उसका टावर खाली पड़ा था जब उसने चेक किया। कोई बैग नहीं, कोई सामान नहीं, कोई हार्वी नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता वह इतने साल जंगल छोड़ने से इनकार करता रहा, फिर अचानक क्यों भाग जाता, एलिसन ने आगे कहा। लेकिन गायब होने से पहले के महीनों में वह स्माइलिंग लेडी के बारे में बात करने लगा था। कहता कि रात में उसे दिखती है, लेकिन डिटेल्स नहीं देता। अगर मैं पूछती तो जवाब देना बंद कर देता। जैसा कि मैंने कहा, वह ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन अगर वो चला गया तो जॉब के विज्ञापन में क्यों लिखा था कि पोजीशन अचानक खाली हो सकती है? मैंने एलिसन से यह पूछा। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। मैं यहाँ 2 साल से हूँ और मार्क मुझे कुछ नहीं बताता। मैं सोचते हुए पूछा, एक और आदमी, रिक, एलिसन ने कहा। वो मेरे शुरू करने के कुछ दिन बाद चला गया, लेकिन उसने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या मैंने जंगल में एक मुस्कुराती औरत देखी है। मैंने कहा नहीं और उसे अजीब समझकर भूल गई। मुझे जितनी जानकारी मिल रही थी वो काफी नहीं थी। पता नहीं एलिसन को सच में कम पता है या वो कुछ छिपा रही है। मैंने उससे उसके बारे में पूछने का फैसला किया। तुमने यह जॉब क्यों ली? अच्छा, यानी आज सुबह हम एक दूसरे के राज खोल रहे हैं, है ना? एलिसन ने नर्वस लहजे में हंसते हुए कहा। मैं चुप रहा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। मेरी बहन, वह गायब हो गई इन्हीं जंगलों में। एलिसन की आवाज कांपी। यह मेरे जॉब शुरू करने से ठीक पहले हुआ था। मैंने यह जॉब इसलिए ली ताकि, पता नहीं, शायद उसे ढूंढ सकूं या फिर खो जाने वालों की मदद कर सकूं। समझ नहीं आता। तुम्हारी बहन के बारे में सुनकर दुख हुआ, एलिसन, मैंने कहा, लेकिन यह बहादुरी की बात है। मैं और सवाल नहीं पूछूंगा, अभी नहीं। पता नहीं वह कितना सच बता रही है, लेकिन अभी वह मेरी अलाय लगती है और मैं ऐसा ही रखना चाहता हूँ। मैंने उसे बातचीत के लिए धन्यवाद दिया। मुझे उस पर भरोसा है। शायद मैं थोड़ा शांत महसूस कर रहा हूँ, हालांकि पता नहीं क्यों। हार्वी गायब हो गया और उसने और रिक ने दोनों ने स्माइलिंग लेडी देखने का दावा किया। क्या वही औरत कल रात मेरे पीछे भागी थी? जो कैमरा मुझे मिला था वह अब चार्ज हो चुका है। शाम हो चुकी है। मैं अभी तक सोया नहीं, ज्यादा हिला डुला भी नहीं। बस एलिसन द्वारा दी गई जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद कैमरा कुछ जवाब देगा। कैमरा ऑन हुआ। स्क्रीन पर 3 ऑप्शन, फोटो, गैलरी, सेटिंग्स। मैंने गैलरी चुना। पहली कुछ तस्वीरें बेकार थीं। एक झील, एक घर, एक कार, कुछ खास नहीं। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। मेरा टावर और टावर के नीचे एक परिवार, 3 लोग। पिता, गहरे बालों वाला, लंबा, मजबूत, जंगल में रहने का आदी। माँ, गोरी, खूबसूरत मुस्कान, पति के कंधे पर हाथ रखे हुए। और एक बच्चा, छोटे भूरे बाल, पिता जैसा दिखने वाला। मैं आगे की तस्वीरें देखता गया। अब परिवार नहीं, सिर्फ वह आदमी। वह मेरे टावर से सेल्फी ले रहा था। खिड़की से दृश्य, आउट हाउस, कुछ रास्ते। क्या ये हार्वी था या रिक? अगर हार्वी था तो वह अपने परिवार से मिलने जंगल क्यों नहीं छोड़ता? फिर तस्वीरें और अजीब होने लगीं। अगली तस्वीर वही बंकर जो मुझे मिला था, जमीन में बना, सिर्फ स्लीपिंग बैग और ये कैमरा वाला। ये अधूरा दिख रहा है, जैसे बन रहा हो। हर तस्वीर में ये और पूरा होता दिख रहा है।
जिसके पास ये कैमरा था वही इसे बना रहा था। एलिसन ने कहा था ना कि हार्वी हाथ से काम करने में माहिर था। उसे जंगल में बंकर बनाने की क्या ज़रूरत थी? और टावर के इतने करीब। अगली तस्वीर अंधेरे में एक पेड़। असल में अगली 4-5 तस्वीरें उसी पेड़ की हैं। पेड़ के नीचे एक छाया, विकृत, असंभव सी। क्या हार्वी या जो भी था किसी चीज़ की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था? क्या वह स्माइलिंग लेडी की तस्वीर ले रहा था? वह आवाज़ क्या थी? कितने बजे हैं? 2:13 AM। किसी चीज़ ने मुझे जगा दिया। अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई चीज़ थी जिसने मुझे उठा दिया। मैं इतना थका हुआ था कि खुद ब खुद नहीं उठता। शायद यह रोने की आवाज़, एक औरत के रोने की, बहुत दूर से नहीं, लेकिन मैं बिस्तर पर बैठ गया, लंबे दर्द भरे रोने। मुझे यह नियम याद आया। नियम 3, अगर तुम रात 1 बजे से 4 बजे के बीच किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनो तो इग्नोर करना। लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकता। यह आवाज़ इतनी उदास है, इतनी टूटी हुई। एक हिस्सा मुझे उसकी मदद करने को कहता है, दूसरा हिस्सा जवाब ढूंढने को। कोई हिस्सा इग्नोर करने को नहीं कहता। चुपचाप मैंने अपना गियर पहना, फ्लैशलाइट और रेडियो उठाया और हट का दरवाज़ा खोला। मैं धीरे से सीढ़ियाँ उतरा, पैरों के नीचे रोशनी करते हुए ताकि न गिरूं। रोने की आवाज़ रास्ते से हटकर पेड़ों के बीच से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। वह रोने की आवाज़ इतनी पीड़ादायक थी जैसे किसी माँ ने अपना बच्चा खो दिया हो। हर सिसकी में जान निकलती हुई। मैंने फ्लैशलाइट बंद कर दी क्योंकि आवाज़ तेज़ हो रही थी। मैं झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ आगे बढ़ा। हवा में कोहरा था, ठंड, और जितना करीब जाता उतनी बढ़ती ठंड। एक पेड़ के पीछे छुपकर मैंने उसे देखा। वह एक पेड़ के पास बैठी थी, चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, जमीन पर गिरे हुए। उसने एक गाउन पहना हुआ था, साफ, बिना किसी नुकसान के, लेकिन उसकी बाहें टूटी हुई थी। एक कोहनी उल्टी तरफ मुड़ी हुई, हड्डियां त्वचा के नीचे से उभरी हुई, उंगलियों के नाखून लंबे, नुकीले। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, मांस नहीं। उसकी सफेद चमकती त्वचा अंधेरे में चमक रही थी। मेरा रेडियो स्टैटिक हुआ, बस 1 सेकंड के लिए। मैंने उसे बंद करने के लिए नीचे देखा और तभी एहसास हुआ, रोना बंद हो गया था। मैं अभी वो रेडियो की तरफ देख रहा था। फक, उसने मुझे सुन लिया। मैं ऊपर नहीं देख पा रहा, मतली आ रही है। मैंने खुद को मजबूर किया और धीरे धीरे ऊपर देखा। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें खोखली, काली, बड़ी बड़ी, बिना जान के। आंखों का सफेद हिस्सा उसकी काली पुतलियों से भयानक कंट्रास्ट बना रहा था। भौहें ऊपर उठी हुई। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान अप्राकृतिक रूप से चौड़ी थी, जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा। सारे दांत दिखा रही थी। उसके गालों पर आंसू के निशान थे, कुछ अभी भी टपक रहे थे, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। वो उत्तेजित दिख रही थी। मैं भागने वाला था। मैं उसकी आंखों से नजर नहीं हटा पा रहा, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था, भाग। मैंने उसे लगभग आधा मिनट तक देखा और वो हिली नहीं, बस मुस्कुराती रही। तभी अचानक उसने हिलाई। एक झटके में उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, कट की आवाज के साथ, और वे रेंगती हुई अंधेरे में गायब हो गई। उसकी टूटी बाहों की कर्रच आवाज आई। यही मौका था। मैं भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पैरों से टकराता हुआ, लेकिन रुका नहीं। वे मुझे अकेला क्यों छोड़कर चली गई? फक, टावर दिख गया। मैं सीढ़ियां चढ़ा, हट में घुसा और दरवाजा बंद किया। कुछ नहीं सुनाई दिया। सुरक्षित महसूस करते हुए मैंने टावर के आसपास देखा, कुछ नहीं था। फक इट, मैं चादर के नीचे जा रहा हूँ। मैंने लैंप जलाया और बिस्तर में कूद गया। कांपते हुए मैंने आसपास की आवाजें सुनने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटा था। तभी मैंने चादर से बाहर झांका, एलिसन को रेडियो करने की हिम्मत जुटाते हुए, और मैंने उन्हें देखा। खरोच के निशान हट के फर्श पर, जो पहले नहीं थे, जो मैंने दरवाजे से बिस्तर तक देखे। जैसे कोई जानवर रेंगता हुआ आया हो, लेकिन वे कोई जानवर नहीं था। मुझे बाहर वे औरत इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वे पहले से ही हट के अंदर थी। वे बिस्तर के नीचे है। या नियम 9, अगर तुम टावर पर वापस आ रहे हो और तुम्हें लगे कि कोई और अंदर है तो भागो। अगले टावर तक दौड़ते रहो, पीछे मत देखो। वह तुम्हारा पीछा करेगी। क्या मैं चादर के नीचे छुपा रहूं जैसे नियम 6 में लिखा है, या भाग जाऊं क्योंकि वह टावर के अंदर है जैसे नियम 9 में? वह पहले से ही अंदर थी जब मैं आया, तो यह नियम 9 है ना? मैंने उसे सुना, जोर से नहीं, लेकिन सुना।
वह आवाज जब कोई धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हो ताकि शोर न हो। एक हल्की सी खरोंच, फिर एक कर्कश आवाज। उसकी टूटी बाहें हिल रही हैं, उसके साथ एक दबी हुई कराह। मैंने आंखें बंद कर ली। फैसला करना होगा, छुपा रहूं या भागूं। नियम 6 या नियम 9। मुझे चादर के निचले हिस्से में एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। ज्यादा नहीं, बस 1 सेकंड के लिए। फिर दूसरा खिंचाव, पहले से थोड़ा ज्यादा तेज। मैंने नियम 9 चुना, तो ये नियम 9 है। एक झटके में मैं बिस्तर से कूदा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हुआ। मैंने उसे नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। सौभाग्य से मैं पहले से ही जूते पहने हुए था। मैं सीढ़ियों से आधा नीचे उतरा ही था कि ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा बंद हुआ, वो हट से बाहर आ गई। मैं टावर के नीचे पहुंचा और सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनी। वो आधी दूरी पर थी। मैं रास्ते पर भागा और पीछे से घास और मिट्टी की सरसराहट सुनी। वो टावर के नीचे थी। मैं बंकर की तरफ भागा। पीछे की आवाजें तेज हो रही थी। वो पकड़ रही थी। वो रास्ते पर थी। मैं बंकर तक पहुंचा और जल्दी से उसका ढक्कन खोला। सीढ़ी पर कूदा और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। मैंने उसे सुना। वह ऊपर बंकर के चारों ओर घूम रही थी। लकड़ी और घास पर उसके कर्कश कराहने ने मेरे रोंगटे खड़े कर दी। मैं बंकर के कोने में सिमट गया, ऊपर के दरवाजे की तरफ देखते हुए, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। वह अभी भी ऊपर थी। मैं उसकी हरकतें सुन सकता था, कभी तेज, कभी धीमी, जैसे उसे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। शायद उसने मुझे बंकर में जाते नहीं देखा। क्या वह अंदर नहीं आ सकती? एलिसन ने कहा था कि हार्वी कभी कभी रातें टावर से बाहर बिताता था। क्या यही? अब कुछ नहीं सुनाई दे रहा। लगभग 20 मिनट हो गए। शायद वह चली गई, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता। मैं यही रुका रहूंगा सुबह तक। आखिरकार मैं पेड़ों की सरसराहट की आवाज में सो गया। कल रात बहुत करीब थी। अब जब सोचता हूँ तो लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो उसकी आवाज़ की तरफ गया। पता नहीं नींद की कमी थी या उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया था, लेकिन अब ऐसे फैसले नहीं करूँगा। मैं नियमों का पक्का पालन करूँगा। सुबह हो चुकी है। मैं अभी भी बंकर में हूँ। हिम्मत जुटाकर ढक्कन खोला और बाहर झांका। अंधेरे के बाद धूप चौंधिया गई। सब साफ दिख रहा है। सतर्कता से बाहर निकला और टावर की तरफ चला। मैं सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, हेलो। मैं डर से चौंक गया, घूमा और सीढ़ी से गिरते गिरते बचा। टावर के नीचे एक लड़की खड़ी थी, नॉर्मल दिखने वाली, भूरे बाल, चश्मा, बड़ा बैग, हाइकिंग गियर पहने हुए, मुस्कुरा रही थी। डराने के लिए सॉरी, उसने कहा। मैं समैंथा हूँ, सैम। मैं अभी भी उसे घूर रहा था, दिल धड़क रहा था। मार्क की बेटी, उसने समझाया। तुम्हारा खाना रिफिल करने आई हूँ। एलिसन ने कहा था कि मार्क या उसका बेटा आता है। बेटी का जिक्र नहीं किया था। ओह हाय, मैंने कांपती आवाज में कहा। सॉरी, तुमने डरा दिया। मैं ऑस्कर। मिलकर अच्छा लगा ऑस्कर, उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। तुम ठीक हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। बस डर गया था। मुझे लगा मार्क या उसका बेटा आता है। वह हंसी। आमतौर पर वही आते हैं। मैंने हाल ही में मदद करना शुरू किया है। तुम आज मेरा पहला स्टॉप हो। अब अंधेरा हो रहा है। मैं इन जंगलों का रहस्य सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। गलत मत समझो, मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन अब गलत फैसले नहीं करूँगा। जहाँ तक मुझे पता है मैं अकेला हूँ। किस पर भरोसा करूँ? एलिसन पर? शायद। पहले उसे देखना होगा। सोने से पहले मैंने उसे रेडियो किया। हाय एलिसन, मैंने कहा। क्या मार्क की कोई बेटी है? ऑस्कर हाय, एलिसन ने 1 मिनट बाद जवाब दिया। मैं तुम्हें गुड नाइट कहने ही वाली थी। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ उसके बेटे को ही देखा है। क्यों? ठीक है, बस पूछ रहा था। तुम ठीक हो ऑस्कर? कुछ हुआ क्या? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ एलिसन, गुड नाइट। मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, लेकिन जानता हूँ कि क्या करना है। ये नियम ही मेरी जान बचाएंगे। मैं उनका पालन करूँगा। आज रात मैंने जूते पहनकर सोने का फैसला किया है। बस केस में मैंने लैंप जलाया और मेन लाइट बंद की। लगभग 30 मिनट बीत चुके थे कि मैंने फिर से वही आवाज़ सुनी, खरोचने की आवाज़। नियम 7, अगर तुम्हें कभी भी खरोचने की आवाज़ सुनाई दे तो सभी रेडियो बंद कर दो और चादर के नीचे छुप जाओ जब तक आवाज़ बंद न हो जाए। खरोचने की आवाज़ हल्की थी, शायद सीढ़ियों से या आउट हाउस के पास से। मैंने तुरंत बड़ा रेडियो बंद किया। छोटा रेडियो पहले से बंद था। मैं वापस बिस्तर पर आया और चादर के नीचे छुप गया। खरोंचने की आवाज़ तेज होने लगी। हर खरोंच के बाद 10 सेकंड का सन्नाटा, फिर अगली खरोंच पहले से करीब। जल्द ही
लगा जैसे वो मेरे बिस्तर के पास है। मैंने सांस रोक ली और आंखें बंद कर ली। यह कोई नियम नहीं था, बस डर था। अगली खरोच लंबी थी, शायद मेरे बिस्तर पर या हट के दरवाजे पर, पता नहीं। मैं हिला नहीं। अब 15 मिनट से खरोंच बंद है, बस पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही है। मैंने तय किया कि सुबह तक चादर के नीचे ही रहूंगा। तभी एक और आवाज आई, कदमों की आवाज, तेज भारी कदम, सीढ़ियां चढ़ते हुए। डर के मारे मैं नियम भूल गया। इंस्टिंक्ट से मैं बिस्तर से कूदा और मेन लाइट चालू की। दौड़ने की आवाज तुरंत बंद हो गई। मैं लाइट स्विच के पास जमकर खड़ा था, कुछ होने का इंतजार करते हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांपते हुए मैंने नियमों की लिस्ट उठाई और चेक किया। नियम 5, रात में अगर तुम्हें कोई टावर की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत मेन लाइट चालू कर दो। अगर वह ऊपर पहुंच जाए और तुमने लाइट नहीं जलाई तो बहुत देर हो चुकी होगी। भगवान का शुक्र है, मैंने सही नियम चुना था। मैंने बालकनी से बाहर झांका, कुछ नहीं दिखा। सीढ़ियों के ऊपर एकटक देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेन लाइट की चमक से बाहर का कुछ दिख नहीं रहा। मैं डेस्क पर बैठा हूं। सीढ़ियों पर उसके दौड़ने को 2 घंटे हो चुके हैं और आज रात नींद आने वाली नहीं। इसलिए मैंने समय का सदुपयोग किया। मैंने आसपास के मैप्स को गहराई से पढ़ा, हर रास्ता याद किया। लेकिन मैंने एक नई चीज सीखी। मैंने एलिसन के टावर का रास्ता याद कर लिया है। जटिल नहीं है। हालांकि मुझे एलिसन पर भरोसा है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आमने सामने, रेडियो के पीछे छुप कर नहीं। कल मैं एलिसन के टावर जाऊंगा। मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे कुछ ही घंटों की नींद मिली है, लेकिन काम चल जाएगी। असल में मैं इतना फोकस्ड हूँ कि मुझे इसका एहसास भी नहीं होता। मैं एक हल्का बैकपैक पैक करता हूँ, थोड़ा खाना, पानी, फ्लैशलाइट, रेडियो, मेरा नक्शा और मेरी मचेटी। मैं कैमरा भी ले जाता हूँ ताकि एलिसन कंफर्म कर सके कि तस्वीरों वाला आदमी सच में हार्वी है या नहीं। सूरज की रोशनी पेड़ों के ऊपर से झांक रही है। मैंने कभी सनराइज की खूबसूरती पर ध्यान नहीं दिया। या तो मैं सोया होता था या डरा हुआ, लेकिन यह सुंदर था। मैंने एलिसन को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। हालांकि मुझे उस पर थोड़ा भरोसा है, पर मैं उसे अपने आने की चेतावनी नहीं देना चाहता। क्या पता वो कुछ बदल दे। मैं अपने जूते बांधता हूँ और एलिसन के टावर की ओर चल पड़ता हूँ। यहाँ पहुँचने में करीब 3 घंटे लगने चाहिए। रास्ता सीधा था और नक्शे के हिसाब से ज्यादा स्टीप क्लाइंब्स नहीं आएंगी। मैंने एक बड़ा अंतर नोटिस किया जब मैं अपने जोन से निकलकर एलिसन के एरिया में पहुंचा। हर लुकआउट का अपना जोन होता है। उन्हें रास्तों को मेंटेन रखना होता है और अपने एरिया में किसी भी समस्या को डील करना होता है। लेकिन जैसे ही मैंने एलिसन के जोन में कदम रखा, मैंने देखा कि उसके रास्ते मेंटेन नहीं थे। सच कहूँ, बिल्कुल नहीं। ऊंचे पेड़, झाड़ियाँ और बेलों ने रास्ता घेर रखा था। मैं अपनी मचेटे से उन्हें काटता हुआ आगे बढ़ा। थकाऊ काम था, लेकिन मैं चाहता था कि रास्ता इतना क्लियर हो कि अगर जरूरत पड़े तो मैं भाग सकूं। मेरा मोटिवेशन कम हो रहा था और मुझे भूख लगने लगी थी। तभी मैं उसके टावर तक पहुंचा। रास्ता साफ करने की वजह से करीब 5 घंटे लग गए, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। टावर बिल्कुल मेरे जैसा है। 4 खंभों पर बनी एक झोपड़ी जंगल के एक छोटे से खुले हिस्से में। उसका आउटहाउस टावर के दूसरी तरफ था, लेकिन फूड बैंक मेरे टावर जैसी ही पोजीशन में थी। लेकिन एक चीज ने मुझे तुरंत हैरान कर दिया। ये क्या बकवास है। टावर से करीब 50 फीट दूर एक बड़ा फायर पिट था, जैसे कोई बॉन फायर जलाई गई हो। पत्थरों से घिरा हुआ, ऐसा लग रहा था कि इसे बार बार इस्तेमाल किया गया है। हमारा काम तो यही है कि जंगल में आग न लगे। फिर ये कैसी बेतुकी बात है। मैं टावर पर चढ़ता हूँ, शांत रहने की कोशिश करता हूँ। आधा डर कि कहीं वह मुझे स्माइलिंग लेडी समझ ले, आधा नर्वसनेस। ऊपर पहुंचकर मैं देखता हूँ कि टावर खाली है। असल में ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। झोपड़ी के ऊपर पुराने घोंसले हैं, बैनिस्टर्स पर मकड़ी के जाले और हर तरफ धूल। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ, लॉक्ड है। अजीब बात है, मेरे टावर में तो लॉक भी नहीं है। मैं खिड़की से झांकता हूँ, धूल के पीछे से देखने की कोशिश करता हूँ। अंदर अंधेरा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। मैं टेबल पर रेडियो देख पा रहा हूँ, उसके पास न्यूज़पेपर्स और फाइल्स का ढेर। बेड गंदा और बिखरा हुआ है। बेड के नीचे से एक बैग दिख रहा है, शायद उसका रक्सैक। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहाँ कोई किताबें नहीं, कार्ड्स नहीं, दिन बिताने के लिए कुछ भी नहीं। ये औरत सैनिटी कैसे बनाए रखती है। मैंने उसे रेडियो करने का फैसला किया। इतनी दूर चलकर आया हूँ, मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं रेडियो उठाता हूँ।
एलिसन, कम इन। हे, जवाब तुरंत आता है। व्हाट्स अप ऑस्कर? हे, जस्ट वंडरिंग, मैं कहता हूँ, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उसे बताने का फैसला करके। वेयर अबाउट्स आर यू? आई एम इन माई टावर। वाई? वह जवाब देती है। व्हाट द फक? मुझे पूरा यकीन है कि यही उसका टावर है। मैं अभी अंदर देख रहा हूँ, कोई नहीं है। वो मुझसे झूठ बोल रही है। इट्स नथिंग। मैं झूठ बोलता हूँ, अपनी घबराहट को कॉन्फिडेंस के पीछे छुपाते हुए। जस्ट सम कैंपर्स ऑन द एज ऑफ माई जोन, आई विल डील विद देम। कोई जवाब नहीं। क्या उसने यकीन कर लिया? कूल, नाइस वन ऑस्कर, थैंक्स फॉर दैट। ओके, थैंक फक। लगता है उसने यकीन कर लिया। मैं टावर से नीचे उतरता हूँ और पास के एक पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। मैं सिचुएशन को समझना चाहता हूँ। शायद वह टावर की तरफ आ रही थी, इसलिए बोल दिया कि वहां है। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। 30 मिनट से ज्यादा हो गए, उसका कोई साइन नहीं। असल में ये पूरा एरिया बिल्कुल शांत है, बिल्कुल डेड। जानवरों की आवाजें कहाँ हैं? हाइकर्स की दूर से आती आवाजें कहाँ हैं? ये बहुत शांत है। टू क्वाइट। इस वेट के दौरान मैंने खुद से कहा कि अगर वह जल्दी नहीं आई तो मैं उसके टावर में तोड़कर घुसूंगा। मुझे नहीं पता कि ये इलीगल है या नहीं। टेक्निकली ये मेरे एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी है ना? शायद इलीगल ही है, लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेट करना है और जल्दी करना है, अंधेरा होने से पहले। मैंने मचेटी के हैंडल से दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। डोर नॉब के ऊपर एक तेज आवाज हुई और फिर दरवाजा खुलते ही क्रीक हुई। मैं 1 सेकंड के लिए जम गया। क्या कोई रिएक्शन होगा? कुछ नहीं। मैं अंदर गया। धूल ने मेरा स्वागत किया और मैंने खांसी को रोक लिया। मुझे क्वाइट फास्ट रहना था। झोपड़ी के अंदर का टेम्परेचर बाहर से भी ठंडा था। मैं न्यूज़पेपर्स और फाइल्स के पास गया। पहले न्यूज़पेपर का हेडलाइन पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हुए। सिस्टर हाइकर्स मिसिंग। मैंने आर्टिकल को स्किम किया। ये इन्हीं जंगलों की बात थी। 2 बहनें गायब। क्या ये एलिसन की बहन थी? उसने तो बस एक बहन के बारे में बताया था। क्या दूसरी वो खुद थी? ये समझ नहीं आ रहा। मैंने बाकी न्यूज़पेपर्स देखी। ज्यादातर यही दोहरा रही थी कि दोनों बहनें अभी भी गायब है। फिर एक नजर इस पर पड़ी। वन सिस्टर फाउंड आफ्टर बीइंग मिसिंग फॉर 3 वीक्स। आर्टिकल में लिखा था कि एक बहन जिंदा मिल गई, लेकिन दूसरी अभी भी गायब है। उन्हें जंगल में लॉस्ट होने के बाद अलग हो गया था। एलिसन ने यह नहीं बताया था कि वो भी लॉस्ट हुई थी। क्या उसने इसे टू पर्सनल समझा या फिर झूठ बोला? मेरा ध्यान फाइल्स की तरफ गया। अंदर एक ही पेज था, उस पर लिखा था ऑस्कर। व्हाट द फक? उसके नीचे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, मेरी डिवोर्स, मेरी जॉब की वजह, मेरी उम्र, मैं कैसा दिखता हूँ। शायद उसने ये इसलिए रखा होगा ताकि भूल ना जाए। फ्रेंडली होने का अजीब तरीका। वेट, उसे कैसे पता कि मैं कैसा दिखता हूँ? हम कभी मिले नहीं। समथिंग फकिंग वियर्ड इज गोइंग ऑन हियर। मैंने बेड के नीचे वाले बैग की तरफ ध्यान दिया। एक बड़ा डार्क ब्लू रक्सैक। मैंने उसे खोला। अंदर क्लोथ्स थे, मेल क्लोथ्स, टी शर्ट्स, हाइकिंग पैंट्स, एक रेन जैकेट। मैंने और खोजा। एक हैमर, फिर एक रेंच। कुछ ज्यादा अनयूजुअल नहीं। अगली चीज जो मैंने निकाली, सनग्लासेस। उन पर इनग्रेव था RS। इनिशियल्स, डेफिनेटली नॉट एलिसन्स, पर किसी और के। मैंने बैग की तली में हाथ डाला। एक छोटी मेटालिक चीज महसूस हुई। मैंने उसे निकाला। एक पॉकेट नाइफ, एक बहुत ही अच्छी नाइफ, जैसे किसी ने पर्सनली डिजाइन की हो। गोल्डन आउटलाइन और उस पर वेदी सिल्वर और ब्लैक डिजाइन्स। इस पर भी कुछ इनग्रेव था, छोटे लेटर्स में। टू माई लव, टू यू, हार्वी। व्हाट द फक? उसके पास हार्वी की नाइफ क्यों है? क्या ये उसका सामान है? क्या यहाँ उसका सामान रखा हुआ है डिसअपीयर होने के बाद? मैं कुछ नहीं ले जा रहा। वह जान जाएगी कि मैं यहाँ था, लेकिन मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे सेफ फील नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने लीव करने के लिए उठने की कोशिश की, मेरे पीछे एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी। एलिसन की आवाज। यू नो, ऑल शी वॉन्ट्स इज टू मेक यू स्माइल। मैं तेजी से घूमता हूँ। मेरे पीछे दरवाजे के बीच में एक औरत खड़ी है। वह मुझसे थोड़ी छोटी है। उसके बिखरे हुए गंदे ब्लॉन्ड बाल हर तरफ फैले हुए हैं। उसके कपड़े, लंबी हल्की भूरी हाइकिंग पैंट्स, पुरानी गंदगी और दागों से खराब हो चुकी। उसकी लाल चेकर्ड शर्ट भी बेहाल लग रही है, मुड़ी हुई, गंदी, एक आस्तीन के किनारे से फटी हुई। उसका चेहरा नॉर्मल या कम से कम इंसानी। उसकी आंखों की चमकदार नीली पुतलियां ब्लड शॉट वाइट्स के बीच में अजीब सी लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसने हफ्तों से सोया नहीं। उन पागल आंखों में इंसैनिटी झलक रही थी। वह मुझे एक बेकाबू, मैनिक नज़र से देख रही थी। उसके हाथ बेजान साइड में लटके हुए।
उसका दुबला पतला शरीर मेलन्यूट्रिशन और अबैंडनमेंट की कहानी बता रहा था। ए एलिसन, मैं हकलाता हूँ, तुम्हारा क्या मतलब? वो मुझे मुस्कुराने के लिए कहती है। वह बस चाहती है कि तुम मुस्कुराओ, एलिसन जवाब देती है, अभी भी उसी पागल नज़र से मुझे घूरते हुए। ठीक है एलिसन, ये सब क्या चल रहा है? मैं कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम ठीक हो? एलिसन बेड की तरफ बढ़ती है। मैं झोपड़ी के दूसरी तरफ घूमता हूँ और अब मैं दरवाजे के पास हूँ। एक अच्छी शुरुआत। वह बेड पर बैठ जाती है और धूल भरी फर्श की तरफ देखने लगती है। मैं देखता हूँ कि उसके गाल से एक आंसू गिरता है। यह एक टूटी हुई औरत है। हम गायब हो गए थे। एलिसन निगलती है। दोनों? और मुझे बचा लिया गया? उसे नहीं। मैं उन्हें नहीं बता सकी कि मैंने क्या किया, पर वो बुरा था। और अब वह, उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है। तुमने क्या किया एलिसन? मैं पूछता हूँ, अपनी मशेंटी की तरफ हाथ बनाने के लिए तैयार। हम खो गए और बहुत देर तक खोए रहे। वो बार बार कहती थी, ये ठीक हो जाएगा एलिसन, वे हमें ढूंढ लेंगे एलिसन। और उन्होंने नहीं ढूंढा बहुत देर तक, और मुझे बहुत भूख लगने लगी। एलिसन की आवाज़ भर्रा जाती है। वो हमेशा पॉजिटिव रहती थी, हमेशा मुस्कुराती, लेकिन खाना हम कुछ पकड़ नहीं पा रहे थे। कुछ काम नहीं कर रहा था। हमने कोशिश की ऑस्कर, मैं कसम खाकर कहती हूँ, हमने कोशिश की। ठीक है, मैं जानता हूँ तुमने कोशिश की, मैं कहता हूँ। फिर क्या हुआ? वो ऊपर देखती है। मैं चौंक जाता हूँ, लेकिन वो बस बोलती रहती है। वह मुझे देख रही थी, मुस्कुराते हुए, जब मैंने उसे धक्का दिया। एलिसन की आंखों में एक झलक दिखती है, एक पल की वीकनेस, हंगर का पल। मैंने उसे बहुत दूर धकेल दिया, चट्टान के नीचे। वो इतनी दूर गिरी, उसकी बाहें टूट गई। वो हिल भी नहीं रही थी। मुझे इतनी भूख लगी थी। वो फिर से फर्श की तरफ देखने लगती है। वो मर गई, जैसी जीती थी वैसी ही, मुस्कुराते हुए। मेरा पेट मुड़ जाता है। उसने अपनी ही बहन को मार डाला। मैंने सुना है कि भूख इंसान को पागल बना देती है, कुछ भी करवा देती है। पर जब मैंने उसे धक्का दिया तो मैं वो नहीं कर पाई। वो फिर से मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। और अगले ही दिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मेरा दिल धड़कना बंद कर देता है। उसे ठीक अगले दिन मिल गया। मैं उससे डरा हुआ था, पर अब एलिसन के लिए एक सहानुभूति भी महसूस हो रही थी। क्या कोई ऐसे जी सकता है? एक पल का पागलपन जो जिंदगी भर का अफसोस बन जाए, और उसके बदले में कुछ भी नहीं। और फिर उसने मुझे ढूंढ लिया। एलिसन फुसफुसाती है। एक और आंसू उसके गाल से गिरता है। किसने ढूंढा? मैं पूछता हूँ। मेरा खून जमने लगता है। मेरी बहन अभी भी मुस्कुराती हुई, अभी भी भूखी। एलिसन धीरे से कहती है, वह मुझसे बदला ले रही है, और तुमसे भी। वह खड़ी हो जाती है और सीधी मेरी आंखों में देखती है। तुम सबसे। मैं एक कदम पीछे हटता हूँ, झोपड़ी से बाहर निकलते हुए। एलिसन से नजर नहीं हटाता। मैंने क्या किया? वह तुम सबको दोष देती है। तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। ये तुम्हारा काम था, हमारा काम उसे ढूंढना। पर उसने मुझे ढूंढ लिया, और मैं उसे फिर से नहीं खोऊंगी। एलिसन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगती है। एलिसन, मैं तब यहाँ काम भी नहीं करता था। मैं इन जंगलों में कभी आया भी नहीं। मैं घबराने लगता हूँ, पीछे हटते हुए। एलिसन, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। वह हर बार और भूखी होती जाती है, अब कभी संतुष्ट नहीं होती। यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, वह कहती है। और अब मुझे समझ आता है कि आसपास का जंगल इतना खामोश क्यों है। हार्वी ने 10 रूल्स ढूंढ लिए थे, फिर भी वह उस तक पहुंच गई। रूल्स जो मैं भी नहीं समझ पाई। एलिसन पहली बार मुस्कुराने लगती है। और ऑस्कर, अब वह बहुत भूखी है। वह एक तेज चीखती हुई आवाज के साथ मेरी तरफ झपटती है, हाथ फैलाए हुए। उसका कमजोर शरीर मेरे लिए आसान है। मैं उसे एक और धकेल देता हूँ और एक तेज मूवमेंट में उसे दूर फेंक देता हूँ। वह लड़खड़ाती है और उसका पैर बालकनी के किनारे से फिसल जाता है। ठोकर, गिरती हुई आवाज, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मैं भी शौक से जमीन पर गिर जाता हूँ। नीचे से आवाज आती है, शायद वह सीढ़ियों से टकराई और फिर जमीन पर गिरी। वह गिरते वक्त एक बार भी नहीं चिल्लाई। हो नो, मैंने उसे मार डाला। मैं तेजी से उठता हूँ और सीढ़ियों से नीचे भागता हूँ, यही उम्मीद करते हुए कि वह मरी नहीं होगी। नीचे पहुंचकर मैं उसे देखता हूँ, टावर से करीब 10 फीट दूर फेस डाउन पड़ी हुई। उसकी बाहें टूटी हुई, टेढ़ी हुई, सिर से खून बह रहा है, नीचे की मिट्टी को भिगोते हुए, हिलती नहीं। मैं अपने टावर की तरफ भाग रहा हूँ, थकान के मारे कभी कभी रुककर। मुझे उम्मीद है कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाऊंगा। भाड़ में जाए ये जंगल। एलिसन पागल थी, उसने मुझ पर हमला किया।
ये सेल्फ डिफेंस था। पर उसकी एक बात मेरे दिमाग में स्टक हो गई है। हार्वी ने 10 रूल्स ढूंढ लिए थे। उस पेज पर जो हार्वी ने लिखा था सिर्फ 9 रूल्स थे। 10वां रूल क्या है? इससे पता चलता है कि हार्वी इतने दिनों तक कैसे जिंदा रहा। 1 साल। उससे पहले वाला आदमी रिक, जिसके शायद वो सन ग्लासेस RS थे, सिर्फ 1 हफ्ते टिक पाया। लेकिन हार्वी के पास 9 रूल्स थे। 9 तरीके जिनसे स्माइलिंग लेडी तक पहुंच सकती है और उनसे बचने के तरीके। मैं 10वां रूल जानने के लिए यहाँ नहीं रुकने वाला। मैं अभी भी भाग रहा हूँ। मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं अपना टावर देखता हूँ। लगभग अंधेरा होने वाला है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी कार तक कैसे पहुंचूंगा और मैं रात के अंधेरे में इन जंगलों में नहीं घूमना चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया है मैं बंकर में सोऊंगा। मुझे लगता है कि हार्वी भी वहीं सोता था जब टावर पर नहीं होता। शायद यही उसके लंबे समय तक जिंदा रहने की चाबी थी और इसने पहले भी मुझे बचाया है। मैं टावर पर जाऊंगा, अपना मेन रक्सैक लूंगा और बंकर की तरफ निकल जाऊंगा। मैं डिहाइड्रेशन से बेहोश होने वाला हूँ, इसलिए मुझे और पानी चाहिए जो टावर पर ही है। अंदर जाऊंगा, सामान लूंगा और निकल जाऊंगा। मैं अपने टावर में ही अपना सामान जल्दी जल्दी इकट्ठा करता हूँ। बाहर निकलने के लिए मुड़ता हूँ, तभी मैं एक आवाज़ सुनता हूँ, बहुत हल्की, लगभग अनसुनी, लेकिन वहाँ है। मैं सांस रोक कर रुक जाता हूँ। आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ। लंबी, धीमी, खुरचने की आवाज़। रूल 7, अगर तुम्हें कभी भी खुरचने की आवाज़ सुनाई दे, चाहे झोपड़ी पर हो या आउट हाउस के पास, सभी रेडियोस बंद कर दो और कवर्स के नीचे छुप जाओ जब तक आवाज़ बंद ना हो जाए। तुम मजाक कर रही हो। वह जानती है कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जम जाता हूँ, यही उम्मीद करते हुए कि स्क्रैचिंग बंद हो जाए। मैं अपने रेडियो की तरफ मुड़ता हूँ और उसके ऊपर जंगल के नीचे एक पीला सफेद चेहरा मुझे घूर रहा है। वही लंबे काले बाल, वही चौड़ी भयानक मुस्कान। उसकी सफेद त्वचा अंधेरे में चमक रही है। मुझे उसका शरीर नहीं दिख रहा, बस रात के अंधेरे से उभरता हुआ चेहरा। वह ऊपर मेरी तरफ देख रही है। उसकी एक्साइटेड आंखें मुझसे जुड़ी हुई। वह जानती है कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ एक और रात गुजारनी होगी और मुझे लगता है कि वह मुझे पाने के लिए कुछ भी करेगी। मैं उसकी नज़र तोड़ता हूँ और रेडियोस बंद करके कवर्स के नीचे छुप जाता हूँ। एलिसन की आखिरी बात मेरे दिमाग में गूंज रही है, अब वह बहुत भूखी है। खुरचने की आवाज़ बंद हो गई। जैसे ही मैंने कंबल के नीचे छुपाया, वह रुक गई, लेकिन मैं अभी भी हवा में उसकी भूख महसूस कर सकता था। मेरे टावर के ऊपर मंडराती हुई, मुझ पर फोकस करती हुई। जब मुझे यकीन हो गया कि खुरचने की आवाज़ बंद हो चुकी है, तो मैंने धीरे से झांका। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे अचानक पकड़ ले। मैं तैयार रहना चाहता था। मैं उठा और झोपड़ी के बालकनी के चारों ओर घूमकर आसपास का नज़ारा देखने लगा। जहां वह पहले खड़ी थी, अब नहीं थी। मुझे पता था कि वह तेज है। पहले भी जब मैंने उसे जंगल में रोते हुए देखा था, तो वह मुझसे पहले मेरे टावर पर पहुंच गई थी। वह कहीं भी हो सकती थी। मैं अंदर जाने के लिए मुड़ा और खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने अपने पीछे लैंप की परछाई को टिमटिमाते हुए देखा। रूल 4, रात में हमेशा लैंप जलाकर सोना। अगर वह टिमटिमाने लगे तो तुरंत मेन लाइट चालू कर दो और सुबह तक जलने दो। अगर लैंप पूरी तरह बंद हो जाए इससे पहले कि तुम मेन लाइट चालू कर पाओ, तो बेड के नीचे छुप जाना और सुबह तक वहीं रहना। मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट कर रही थीं और तभी मैंने उसे देखा। खिड़की के शीशे में, बालकनी पर, सीधे मेरे सामने। वही उसकी टूटी हुई बाहें, गीले उलझे हुए बाल, फैली हुई आंखें, चौड़ी भयानक मुस्कान। रूल 6, अगर तुम उठो और खिड़की से स्माइलिंग वुमन को ताकते हुए, तो कंबल के नीचे छुप जाओ और सांस रोक लो। वह तुम्हारी झोपड़ी में आएगी और तुम उसकी सांसें अपने ऊपर महसूस करोगे, जैसे वह तुम पर झुकी हुई हो। सांस मत लेना, ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होगा। जब तुम्हें लगे कि वह चली गई है, तो मेन लाइट चालू कर दो और सुबह तक जलने दो। अंधेरा। अब मेरे सामने 2 नियम थे, 2 विरोधाभासी नियम। मैं उससे नजर नहीं हटा पा रहा था, लेकिन मुझे मेन लाइट चालू करनी थी। तभी उसकी गर्दन अचानक एक तरफ झटकी और वह तेजी से चलने लगी, बहुत तेज, हर कदम के साथ जोरदार आवाज करती हुई, दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई। ओह फक! मैं मुड़ा और मेन लाइट की तरफ भागा। वह दरवाजे तक आधे रास्ते में थी जब मैंने लाइट चालू की और अब मुझे फैसला करना था, बेड के नीचे छुपूं या कंबल के नीचे। मैंने कंबल चुना।
रूल 6 में कहा गया था वह झोपड़ी में आएगी और वह ऐसा करने वाली थी। मैं बेड की तरफ दौड़ा और कंबल को सिर से ढक लिया और ठीक उसी पल झोपड़ी का दरवाजा खुला। मैंने उसके भारी तेज कदमों की आवाज सुनी, लेकिन अब मैं कंबल के नीचे अंधेरे में था। मैंने सांस रोक ली। मैं उसे महसूस कर सकता था, जैसा कि नियम में कहा गया था। वह मेरे ठीक ऊपर थी। उसकी सांसें ठंडी, मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं जानता था कि वो वही है। मैं सांस रोके हुए था। मेरा दिल धड़क रहा था, पेट में मरोड़ उठ रही थी, लेकिन मैं सांस नहीं ले रहा था और वह इंतज़ार कर रही थी बेताबी से। अगर मैं सांस लेता हूँ तो क्या होगा? क्या वह मुझे यहीं मार डालेगी? क्या वह मुझ पर काबू कर लेगी? मेरी छाती में दर्द हो रहा था। मैं और ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। वह ये जानती थी। वह जानती थी कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी, उत्तेजित। मैंने महसूस किया उसके गीले बाल कंबल के दोनों ओर से मेरे चेहरे को छू रहे थे। मैं नहीं कर पा रहा। मुझे सांस लेनी है। यही है, मैं मर चुका हूँ। मेरा मुंह खुला, वह गायब हो गई। बस गायब। मैंने 3-4 सेकंड और सांस रोके रखी, फिर खांसता हुआ हांफने लगा, लेकिन वह जा चुकी थी। न कोई ठंडी सांसें, न कोई मौजूदगी। मैं फिर से अकेला था। मैंने कंबल हटाया। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, हवा में हिल रहा था। मेन लाइट अभी भी जल रही थी। लैंप भी फिर से चालू हो चुका था। क्या उसने लैंप के टिमटिमाने का इस्तेमाल किया था ताकि मैं गलत नियम चुन लूं? अगर मैंने बेड के नीचे छुपने का फैसला किया होता तो क्या वह मुझे मार डालती? कुछ घंटों से सन्नाटा था। मेन लाइट और लैंप अभी भी जल रहे थे। मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था, लेकिन शायद यही उसकी चाल थी, मुझे झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाना। मैं सतर्क था और शुक्र है कि मैं सतर्क था, क्योंकि तभी मैंने देखा एक कैंप फायर मेरे टावर के ठीक नीचे। झोपड़ी की रोशनी की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन वहां था। नहीं, सिर्फ एक नहीं, मेरे टावर के चारों ओर कैंप फायर जल रहे थे। मैं बालकनी के किनारे किनारे चलता हुआ गया। 6 आग, और हर आग के पास एक एक इंसानी आकृति, पीठ मेरी तरफ। ये क्या बकवास है? वे सभी खड़े थे हर आग के सामने, उसमें घूरते हुए। आकृतियां अलग अलग आकार की थी, एक बच्चे जैसी। अंधेरे में कोई खास विवरण नहीं दिख रहा था, बस उनके ढांचे। छठी आग के पास कोई आकृति नहीं थी। क्यों? मेरी आंखें अंधेरे में ढलने लगी और तभी आकृतियां अपनी आग में गिरने लगी, एक एक करके। पहली आकृति, एक लंबा दुबला आदमी। वह चेहरे के बल आग में गिरा, जैसे खुद ही छलांग लगा रहा हो। जैसे ही आग ने उसे घेरा, उसके चीखने की आवाज हवा में गूंजी। दूसरी, एक औरत, 6 आग, वह भी आग में गिरी, चिल्लाती हुई, लेकिन बचने की कोशिश नहीं करती। तीसरी, सबसे छोटी आकृति, एक बच्चा। जब वह आग में गिरा तो मैं स्तब्ध रह गया, चिल्ला भी नहीं पाया। बच्चा चुप था, लेकिन आग में ऐंठ रहा था। चौथी, सबसे बड़ी आकृति, एक मोटा ताकतवर आदमी। वह आग में गिरा, दर्द से कराहता हुआ, लेकिन हिलता नहीं। पांचवी, एक औरत। मैंने उसे गिरने से पहले देखने की कोशिश की। मैं अंदर दौड़ा, अपना टॉर्च उठाया और वापस आया। जब वह आग में गिरी तो मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। गंदे ब्लॉन्ड बाल, लाल चेकर्ड शर्ट, आस्तीन का फटा हुआ किनारा, और फिर आग ने उसे निगल लिया। अब सिर्फ एक आग बची थी, छठी आग, जिसके पास कोई आकृति नहीं थी। नीचे से चीखें रात में गूंज रही थीं, और तभी मैंने सुना एक औरत का रोना, जंगल के कहीं दूर। ऑस्कर। सुबह की पहली किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी जब एक आवाज ने मुझे बुलाया, ऑस्कर, क्या तुम वहां हो? मैं सावधानी से बालकनी पर गया और नीचे सैम को देखा, मार्क की बेटी, वही कपड़े पहने हुए। सैम, मैं चिल्लाया, हमें यहाँ से भागना होगा। ऑस्कर, मुझे पता है, उसने चिल्लाकर जवाब दिया, मुझे सब पता है। मुझे एलिसन के बारे में पता है, उसकी बहन के बारे में, मुझे हार्वी और उसके परिवार के बारे में पता है, रिक के बारे में, मुझे सब पता है। हमें यहाँ से निकलना होगा। सैम, हम नहीं निकल सकते। ऑस्कर, उसने रोते हुए कहा, हमें उसे जलाना होगा, हमें एलिसन की बहन को जलाना होगा। हम उसे क्यों जलाएंगे? मैं चीखा, वह रूल 10 है ऑस्कर, वह तुम्हारे पीछे आएगी, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। अगर तुम इस जगह को छोड़कर जाते हो तो वह तुम्हारे एक कदम पीछे हमेशा रहेगी जब तक तुम उसे जला नहीं देते। यही रूल 10 है। उसका शरीर, रूल 10, उसके शरीर को जला दो, नहीं तो वह तुम्हारा पीछा करती रहेगी। हम उसका शरीर कहाँ ढूंढेंगे?
मैं हताश होकर चिल्लाया, मुझे पता है कि वह कहाँ है ऑस्कर। सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शांत करने की कोशिश में। चलो रास्ते में सब समझाती हूँ, वह पास ही है। मैं बाकी सभी नियमों से बच चुका था, अब सिर्फ एक और नियम बचा था। मैंने अपना मचेते उठाया। यह समझ आता है कि वो स्माइलिंग लेडी जंगल से बाहर आपके पीछे आती है, इसीलिए हार्वी बच नहीं पाया और इसीलिए एलिसन भी नहीं। यही वजह है कि एलिसन ने कहा था यहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि सच में निकलना नहीं है सिवाय इसके कि हम उसे जला दें। और सैम, एलिसन ने कहा था कि मार्क की कोई बेटी नहीं थी, लेकिन क्या यह सिर्फ मुझे भटकाने के लिए था? क्या यह मुझे एक संभावित सहयोगी के खिलाफ करने की कोशिश थी? जो भी हो, मुझे सैम पर पूरा भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं उसकी बात नहीं सुन लेता तब तक नहीं। तो मैंने अपना मचेते उठाया। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा, सैम के पास जाते हुए। वह मुझे देख रही है, उसकी नज़रें मचेते पर जाती हैं, लेकिन लगता है कि वह मेरी सतर्कता समझ रही है। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। अगर तुम्हें सब पता है तो जब हम पहली बार मिले थे तब क्यों नहीं बताया? मुझे पता नहीं था कि किस पर भरोसा करूं, ऑस्कर, सैम ने समझाया। मैं हार्वी को जानती थी और हम किसी पर पूरा भरोसा नहीं करते थे सिवाय एक दूसरे के। और हार्वी अब मर चुका है। मेरी आवाज़ गंभीर थी। तुम उसे कैसे जानती थी? हाँ, उसने नीचे देखा, वो मर चुका है। ये पिछली रात पक्का हो गया। मैंने उससे दोस्ती की थी जब वो यहाँ काम करता था। मैं उसके लिए अतिरिक्त खाना लाती और उसे देखने के लिए दौड़ लगाती। इसीलिए मैं अभी इन जंगलों में हूँ। मैं उसे ढूंढ रही थी, लेकिन पिछली रात के बाद साफ है वो मर चुका है। पिछली रात ये कैसे पक्का हुआ? मैंने पूछा। वह सचमुच दुखी लग रही थी। वो औरत स्माइलिंग लेडी लगता है एक बार में सिर्फ एक शिकार पर ध्यान देती है। जब वो किसी का पीछा कर रही होती है तो बाकी सबको नज़रअंदाज कर देती है। इसीलिए एलिसन लोगों को उसके हवाले करती रही ताकि उसकी बहन उस पर न टूट पड़े, सैम ने समझाया। मेरी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। वह आगे बोली, पिछली रात मैं हार्वी को ढूंढने निकली थी, जैसा कि मैं करती रही। मैंने तुम्हारे टावर के आसपास आग देखी और उन आकृतियों को देखा जो उसमें गिर रही थी। जिन लोगों को उसने ले लिया उनमें से एक आकृति हार्वी जैसी थी और कुछ दूसरे उसके परिवार वाले। मैंने छठी आग देखी जो उसने तुम्हारे लिए बनाई थी, और मैंने उसका रोना सुना जो तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश थी। वो एक समय में सिर्फ एक शिकार पर ध्यान देती है, जो साबित करता है कि तुम उसका टारगेट हो। उसने हार्वी को पहले ही पा लिया है। वो अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे नहीं मिल जाता। और अब तुम हो, तुम्हें उसे जलाना होगा। लेकिन मैंने एलिसन को मारा था, उसे नहीं। मैंने उसे धक्का दिया जब उसने मुझ पर हमला किया। तो फिर मैंने उसे पिछली रात आग में गिरते क्यों देखा? मैं कांप रहा था। मैंने पहले कभी जोर से नहीं कहा था कि मैंने उसे मारा था। हाँ, मुझे लगा था कि तुमने ऐसा किया होगा। स्माइलिंग लेडी उस पर तब हमला नहीं करती जब वो तुम पर फोकस कर रही होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एलिसन की मौत के बाद स्माइलिंग लेडी ने उसे नहीं ले लिया, उसे नहीं खा लिया। वो हमेशा भूखी रहती है, यही उसकी सारी चिंता है। क्यों तुमने उसकी लाश को जला नहीं दिया? मैं चिल्लाया। यह सब बेहुदा है। मैं इस कोशिश में हूं कि किसी तरह इस बुरे सपने से बाहर निकलूं। यह तुम्हें ही करना होगा। जिसका वो शिकार कर रही है उसे ही करना होगा। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे उसकी लाश हार्वी के गायब होने के बाद मिली। जब भी मैं उसे जलाने की कोशिश करती हूँ, आग नहीं लगती। मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन मुझे पता है कि यह तुम्हें ही करना होगा। उसने पिछली रात तुम्हारे लिए आग जलाई थी और तुम्हें ही उसकी आग जलानी होगी। भाई, तुम पर भरोसा कैसे करूं? मेरे गालों पर आंसू थे। अब समझ आया कि वो हार्वी को क्यों ढूंढ रही थी। उसे हार्वी की जरूरत थी ताकि वह उसकी लाश जला सके। सैम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने पिछली रात एक बंकर में छुपा लिया था, इसीलिए मैं इतनी जल्दी यहाँ हूँ। वो हार्वी का बंकर था ऑस्कर। स्माइलिंग लेडी उसके बारे में नहीं जानती, इसीलिए वो इतने समय तक जिंदा रहा। मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि वो कहाँ है। अगर मुझे पता है वो कहाँ है। मैंने फुसफुसाया। मेरे पास कोई चारा नहीं, मुझे उस पर भरोसा करना होगा। मुझे लाश जलानी होगी। मैं तेजी से ऊपर गया और अपना बैकपैक उठाया। उसमें मैंने अपना लाइटर और केरोसिन का कैनिस्टर डाला। मैं सैम के पीछे चलूंगा, लेकिन मैं अपना मैचेटे नहीं छोड़ने वाला। और हाँ, वो एक केव में ही थी। रास्ते में सैम ने बताया कि धक्का लगने के बाद
एलिसन की बहन यहाँ तक रेंगती हुई आई थी, शरण ढूंढने की कोशिश में, लेकिन केव के अंदर ही उसकी मौत हो गई। उसने समझाया कि इसीलिए शायद मैंने उसे रेंगते हुए देखा था, क्योंकि स्माइलिंग लेडी उसके आखिरी पलों को बार बार दोहरा रही है, जो उसके गुस्से को बढ़ाता है। यही वजह है कि वो हमेशा मुस्कुराती है। एलिसन ने कहा था कि जब उसने उसे धक्का दिया था तब भी वो मुस्कुरा रही थी। जैसे ही सैम केव के पास खड़ी हुई, जो एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पर एक दरार जैसी थी, मैंने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी उसके अंदर डाली। ज्यादा कुछ नहीं देखा। वो एक पतली सुरंग जैसी जगह थी, लगभग 8 फीट चौड़ी, 15 फीट ऊंची। अगर कोई मुसीबत आई तो हिलने डुलने की जगह नहीं थी। मैं उसके अंत तक नहीं देख पा रहा था। हम केव के अंदर घुसे। वो केव के अंत में है, सैम ने फुसफुसाते हुए कहा। अंत में एक मोड़ है, शायद 300 फीट अंदर। हम सुरक्षित होने चाहिए। मैंने कभी उसकी रूह को दिन में नहीं देखा। सैम की आवाज़ धीमी पड़ गई। वो आगे चल रही थी, मैं उस पर नज़र रखे हुए था, लेकिन अंदर जाते ही ये मुश्किल होता गया। जल्द ही हम अंधेरे में डूब गए। हमारी फ्लैशलाइट्स की रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि हमने डे लाइट को पीछे छोड़ दिया था। आवाज़ें भी गायब हो गईं, सिर्फ हमारे कदमों और सांसों की आवाज़ थी। अचानक हम एक दीवार से टकराए। बाईं ओर एक ढलान थी जो हमें केव की गहराई में ले जाती। वो इतनी गहराई में क्यों गई होगी? मैंने फुसफुसाया। अगर वो बचाव चाहती थी तो। वो नहीं गई, सैम ने धीमे से जवाब दिया। वो मरते वक्त एंट्रेंस पर ही थी। किसी ने उसे और अंदर धकेल दिया ताकि उसे बचाया जा सके। मुझे लगता है एलिसन ने। हम और गहरे चले। 10 मिनट बाद केव चौड़ी हो गई। आमतौर पर इतनी देर अंधेरे में रहने से आंखें एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन मेरी नहीं हुई। लगता था जैसे यह कोई अलग तरह का अंधेरा था, या फिर स्माइलिंग लेडी ने हम पर कोई असर डाला था। मुझे नहीं पता। बस इतना पता था कि फ्लैशलाइट की रोशनी और सैम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। पीछे से एक आवाज आई, तेज चटकन्ने जैसी आवाज। मेरा दिल धड़क उठा और मैंने घूमकर उस दिशा में फ्लैशलाइट की रोशनी डाली। सिर्फ एक पल के लिए मैंने पैर देखे, एक औरत के गंदे नंगे पैर जो अंधेरे में रेंगते हुए गायब हो गए। फक, यहाँ हमारे साथ कोई और है और वो जिंदा है। स्माइलिंग लेडी यहाँ है। मैंने सैम की ओर देखा, वो गायब थी। क्या बकवास है। मैं अकेला था। सैम की फ्लैशलाइट जमीन पर पड़ी थी। क्या हो रहा है? वो कहाँ है? क्या मुझे आवाज लगानी चाहिए? पता नहीं। मैं उसकी फ्लैशलाइट छोड़ दूंगा। मुझे एक हाथ से मशेते पकड़ने की जरूरत है। मैं वापस नहीं जा सकता। स्माइलिंग लेडी मेरे पीछे है। मुझे उसकी लाश ढूंढनी है और उसे जलाना है और सैम की मदद करनी है। मैंने फ्लैशलाइट घुमाकर सैम को ढूंढने की कोशिश की। तभी मैंने केव की दीवार के सहारे एक बैकपैक देखा। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, यह जानते हुए कि अंधेरे से कोई मुझे देख रहा है। मेरे हाथों से पसीना निकल रहा था, जिससे मशेकी पकड़ना मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे जितना जोर से पकड़ सकता था पकड़ा। मैं बैकपैक तक पहुंचा और फ्लैशलाइट से आसपास स्कैन किया, लेकिन सिवाय चट्टानों के कुछ नहीं दिखा। मैंने बैकपैक की ओर ध्यान दिया। वो पहले से खुला हुआ था, ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था, शायद 1 हफ्ते से कम। मैंने जल्दी से उसे खोला। एक पुरानी तार, एक लाइटर और वही छोटा केरोसिन का कैनिस्टर जो मैंने लिया था, वही तरह का जो टावर में मिला था। साथ ही बैकपैक में एक चाकू था, वही डिजाइन वाला जो मुझे एलिसन के टावर में मिला था, बस थोड़ा बड़ा। उस पर गोल्ड आउटलाइन था और सिल्वर ब्लैक डिजाइन बने हुए थे। चाकू पर लिखा था, योर पेयर ऑफ नाइव्स, आवर पेयर ऑफ हार्ट्स, माई हार्वी। हार्वी का दूसरा चाकू। ये हार्वी का बैकपैक था। मैंने चाकू खोला। हाल ही में इस्तेमाल हुआ था। उसकी धार डल हो चुकी थी, पत्थर के निशान लगे हुए थे। मैंने फ्लैशलाइट की रोशनी दीवार पर डाली जहां बैकपैक रखा था। पत्थर पर खरोंच कर लिखा था, 10 सैम लाइज। पीछे से चटकने की आवाज। मैं घूमा और सैम को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। सैम, मैंने कहना शुरू किया। उसकी आंखें मेरी आंखों से जुड़ी हुई थीं। वह अंधेरे के बावजूद मुझे देख पा रही थी। उसकी बाहें टूटने लगीं। हवा ने जैसे उन्हें तोड़ दिया। वो झटके से मुड़ गईं। उसकी कोहनियां पीछे की ओर मुड़ गईं। हड्डियां बाहर निकल आईं जो उसकी त्वचा को चीर रही थीं। हर टूटने के साथ उसकी मुस्कान बढ़ती गई। जल्द ही वह अस्वाभाविक रूप से चौड़ी हो गई। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसकी त्वचा सफेद हो गई, बाल लंबे। अब वह सैम जैसी नहीं लग रही थी। अब मैं उसे स्माइलिंग लेडी के रूप में जानता था। मैं इसके जाल में फंस चुका था, जैसे हार्वी फंसा था। उसे अंधेरे की जरूरत थी,
इसीलिए वो रात में घूमती है। इसीलिए मुझे लगा था कि एलिसन के टावर से निकलते वक्त कोई मुझे देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अंधेरा नहीं था। वो दिन में सैम के रूप में मुझे देखती थी, लेकिन रात में स्माइलिंग लेडी बनकर हमला करती थी। एलिसन के टावर में वो नोट जिसमें मेरे बारे में लिखा था, सिर्फ सैम ने ही मुझे पहले देखा था। फक, मैं कितना बेवकूफ था। मैं दिन में उससे सुरक्षित था, लेकिन अब अंधेरा था और वह बदल रही थी। वह अंधेरे में मरी थी और अब अंधेरे में जी रही थी। मैं खड़ा हुआ, मेरे हाथ में मशेटे कांप रहा था। मैं उसकी ओर बढ़ा। मैं हमला करने के लिए तैयार था। तभी मेरे दोनों ओर से एक झटका लगा। मुझे पकड़ लिया गया। वो जीव मुझ पर रेंगते हुए आ रहे थे। मैंने उनकी हड्डी जैसे हाथों को महसूस किया जो मुझे नीचे खींच रहे थे। संघर्ष करते हुए मैंने 5 आकृतियां गिनी। वो बहुत ज्यादा थे, बहुत ताकतवर। मेरी फ्लैशलाइट हाथ से छूटकर नीचे गिरी और अब मेरी ओर रोशनी कर रही थी। मैंने अपने हमलावरों के चेहरे देखे। हार्वी, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, एक लंबा आदमी, रिक और एलिसन। उन्होंने मुझे जमीन पर दबोच लिया। एलिसन की टूटी बाहें मुझे काट रही थीं। उसकी नुकीली हड्डियां चुभ रही थीं। जब वे सभी मुझे जमीन पर दबाए हुए थे, वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने सैम को देखा जब वह अंधेरे से निकलकर मेरी छाती पर झपटी। अब मेरे टावर में एक नया आदमी रहता है। उसका परिवार है, एक कुत्ता भी जो उससे मिलने आते हैं। हम सिर्फ तभी अंधेरे से निकलते हैं जब वह हमें बताती है वह हमें खोना नहीं चाहती। अब मैं मुस्कुराता हूँ और जब वह मुझे जलने को कहती है तो मैं जलता हूँ। मैं ये चेतावनी देने के लिए लिख रहा हूँ, जंगल की स्माइलिंग लेडी से सावधान रहो। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी तलाश मत करो। अब मैं उसका हूँ। दोस्तों, ये कहानी सुनकर कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपकी रातों की नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ये क्रीपी, वियर्ड और हॉरिफाइंग स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही डरावनी, माइंड ब्लोइंग कहानियाँ लाता रहूँगा। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव या कहानी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप और चाहते हैं तो मैं एक और बोन चिलिंग स्टोरी लेकर आऊँगा जिसमें एयरबीएनबी की डार्क स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। जल्द मिलते हैं।